सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की डिमांड थी 70 सालों से। तो इस वक्त जो सूबा बनाने के लिए जो मसवदा तैयार हुआ है, उसमें देखना ये है कि अवाम के मफादात कितने हैं। उसमें कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी, ये सबसे बड़ी डिमांड थी अवाम की। तो कौमी असम्बली में और सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान की आबादी के हिसाब से मुनासिब नशिस्तें वहाँ पे मिलनी चाहिए, हमारी नुमाइंदगी वहाँ पे हो, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँच जाए। यह बिलाशुबा बहुत ही खुशी का मुकाम है सूबा बनना। तो हम दुआ करते हैं कि ये सिर्फ बातों तक न हो और सूबा बन जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो अबूरी सेटअप देने की जो इक़दामात उठाई जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि एक 72 साला महरूमियों का इजाला किया जा रहा है और इससे हमारे इलाके पे जो है वो मुस्बित असरात मुरतब होंगे। हमें रोज़गार के जो है वो मौक़े फ़राहम हो सकते हैं, हमारी जो है वो नुमाइंदगी अपर जो है वो फ़ोरम्स में हो सकती है। हमारे हुकूक़ हमें मुकम्मल तौर पे दिए जाए और पिछले 72 सालों से जो है हमारे हुकूक़ को गज़ब किया जा रहा है। अगर हमारे हुकूक़ हमें मिल रहा है तो मिलने के साथ साथ अगर हमें जो है पार्लियामेंट में और सेनेट में हमें नुमाइंदगी दी जा रही है तो ज़रूर बननी चाहिए। हम इसकी ज़रूर तायद करते हैं और हम कई अरसों से जो है इसकी जो है जदोजहद करते आ रहे हैं। हमारे लोगों की भी डिमांड है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है कि उसको आईनी दायरे में शामिल करे ताकि गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी होगी और सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दिया जाए ताकि गिलगित बल्तिस्तान की मरहूमियों का अजाला हो सके। हुकूक थोड़ी बहुत बट के मिलेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ ये इलाका फोकस होगा और इसके जो बाउंड्रीज से वो जो है टोटली डिफाइन होंगे। पोजीशन और सब तमाम जमातों ने मिलकर कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को फिलफोर आईनी सूबा बनाया जाए, जिसके हम भरपूर हिमायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत कुछ चीज़ें ऐसे करने जा रही है जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोगों की उम्मीदें रहीं और मुतालबात रहे, लेकिन होती दिखाई नहीं देती। उनमें से एक मामला है गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत देने का। ये मामला वाकई हल होने की तरफ है। वफाकी हुकूमत ने एक ड्राफ्ट बनाया है, वजारत क़ानून ने ड्राफ्ट बनाया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। सुना है वफाकी काबीना उसको अप्रूवल देगी और उसके बाद फिर अगले मरहले होंगे। तो क्या आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी वैसे ही सियासत होगी, वैसे ही इंतज़ामात होंगे जैसे बाकी चारों सूबों के अंदर हैं? क्या पाकिस्तान का 5वां सूबा बनने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ के लोगों को शामिल किया गया है इस सारे मामले के अंदर? ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके यहाँ पे अपोजिशन लीडर हैं, और क्या अपोजिशन लीडर को भी साथ शामिल किया गया है, आवाम को साथ इस मामले में शामिल किया गया है? मेरे साथ इस वक्त अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में, अमजद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सवाल पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान को जब भी हम सोचते समझते हैं तो हम सिर्फ खूबसूरती सियाहत के हवाले से देखते हैं, यहाँ की मौसीकी, यहाँ के कल्चर को हमेशा देखते हैं। अब तो यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स नौजवान भी निकल आए, जो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। लेकिन ये एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है। इस सारी तब्दीली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, साथ साथ है, आप इसमें पेश हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में सारा बता दिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक दरीना मुतालिबा तकरीबन 70 ईयर्स से ये चल रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहते हैं, पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहते हैं। तो स्ट्रगल्स मुख्तलिफ अदवार में ये सिलसिला चलता रहा। ये वाहिद खित्ता है जहाँ पे सेपरेशन की कोई मूवमेंट नहीं है, अलहाक की मूवमेंट है। पाकिस्तान के साथ मर्जर की मूवमेंट है, अलहाक की मूवमेंट है। तो ये अपनी मतलब एक नोयत की यूनिक टाइप की मूवमेंट है और जिसको तकरीबन
इलेक्शन से कबल ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ये डिसीजन हुआ। इससे कबल भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आई 28 मई 1999 में एक जजमेंट आई, फिर 2018 में एक जजमेंट आई। तो जजमेंट्स ने भी इस बात को क्लियर किया कि गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले लोगों को फंडामेंटल राइट्स दें, पॉलिटिकल राइट्स दें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दें, पाकिस्तान के को मेन स्ट्रीम करें, उनको वही राइट्स दें जो पाकिस्तान के शहरियों को हासिल हैं। तो इलेक्शन से कबल नेशनल सिक्योरिटी के अंदर भी ये डिसीजन हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुला के उनको अनबोर्ड किया गया। तो प्रिंसिपली ये तय हुआ कि नई असम्बली बनेगी, वहाँ से इसको रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ इसको डिस्कशन करेंगे, तमाम जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अनबोर्ड करेंगे। तो इलेक्शन होने के बाद पीटीआई की हुकूमत बनी तो नहीं, खैर मुसलत की गई जैसा भी है। आप कह रहे वाले थे कि बनी नहीं, बन नहीं सकती थी, अच्छा मुसलत हुई, जैसा भी हुआ खैर। पॉलिटिकल लोग हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, अपने रिजर्वेशन समेत हमने उस प्रोसेस का हम हिस्सा बने, तस्लीम किया। मैंडेट को तस्लीम करने वाली बात, सिस्टम को चलाना है, डेमोक्रेसी को चलाना है, जमहूरी निज़ाम को चलाना है, तो उसका हम हिस्सा है। तो जब ये बात हुई कि मतलब अब रेजोल्यूशन, तो फिर हम हमारी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौका पाया कि रेजोल्यूशन पास करने से पहले स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे, एक तमाम जमातों के ऊपर एक कंप्राइज्ड होकर एक कमेटी बने, पार्लियामेंट्री कमेटी हो, और पार्लियामेंट्री कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ को डिस्कस करें और हम वो आउटलाइंस बना दें जिनके ऊपर जाके हमने प्रोविंस बनना है। फिर तमाम जमातों को कंप्राइज्ड होकर एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, उस कमेटी ने अपना काम किया और उन जमातों को भी हमने अनबोर्ड किया जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली का हिस्सा नहीं थे। दीगर स्टेक होल्डर्स को भी हमने अनबोर्ड किया, डिस्कशंस की, उन सबको एतमाद में लेने के बाद हमने एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के तहत हमने फिर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की, रेजोल्यूशन हमने यूनानिमस पास किया गिलगित बल्तिस्तान से। उसी रेजोल्यूशन की लाइट पे फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपने जो गिलगित बल्तिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी थी उनके रिकमेंडेशंस को देखा। अब मोर और लेस उन्हीं रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट्री जो वहाँ पे जो कमेटी थी इस्लामाबाद में, उसने अपने रिकमेंडेशंस दिए। फ़ारूक नसीम साहब ने फाइनली बिल ड्राफ्ट किया, प्राइम मिनिस्टर को भेजा है। ऑस्टेंसिबली वो बिल तो बहुत अच्छा है, एज इट इज़ इंशाल्लाह वो बड़ी अच्छी बात है कि फ़ारूक नसीम साहब के बनाए हुए बिल जो अभी तक उस पर उसकी तारीफ हो रही है। अच्छा ये बताएं, क्या तब्दीली होगी जब सूबा बन जाएगा गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें लगता है कि बहुत कम वक्त है, ये पाकिस्तान का 5वां सूबा कहलाएगा या कुछ इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान के पास कम होंगे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के मुकाबले में? प्रोविंशियल स्टेटस में आज भी कम नहीं है। प्रोविंशियल लेवल पे जो इख्तियारात दीगर सूबों के पास है वो आज भी नहीं है, आज भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के पास भी हैं, गवर्नमेंट के पास भी हैं जी। पावर्स की हद तक कोई इशू नहीं है, लेकिन चूँकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में हमारा कोई रोल नहीं है, ना लेजिस्लेटिव रोल है, ना एग्जीक्यूटिव रोल है, ना जुडिशल सिस्टम का हम हिस्सा हैं। हाँ। तो वो मेन स्ट्रीम का मसला ही हल ये है, उसका मतलब सोल्यूशन ये है कि हम मेन स्ट्रीम हो जाएं और इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारी नुमाइंदगी हो, पाकिस्तान की सेनेट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की, और ये सारे मामला जो फेडरल लॉज हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये सारे डिसीजन मेकिंग फोरम्स के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का इस रीजन नुमाइंदगी होगी और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने फैसले, पाकिस्तान के फैसले करने में ओनरशिप साथ आ जाएगी, उनका साथ आ जाएगी, तो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे और उनको भी ये ख्याल होगा कि मुल्क की प्रोग्रेस में उनकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। कोई और मसला तो नहीं होता मुस्तकबिल के अंदर कभी कोई और राइट्स का मामला गिलगित बल्तिस्तान के पास रहे, मुस्तकबिल के अंदर वो बोलें कि नहीं हम अलग रियासत चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जैसी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आईनी कानूनी तौर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रहेगी? प्रेडिक्शन तो किसी भी चीज़ की नहीं की जा सकती, ये डिपेंड करता है आपकी गवर्नेंस पे, ये डिपेंड करता है अपने मतलब आप कानून के अंदर तो नहीं है कोई ऐसी चीज़, के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इस तरह की बात हो नहीं सकती। प्लेबिसिट टाइप की कोई चीज़ रखी जा सकती का राइट को महफूज रखना होगा। हमारा आज भी जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान का मर्जर हो रहा है, उसको प्रोविजनल प्रोविंस का दर्जा दिया जा रहा है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, यहाँ पे बसने वाले लोगों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जब भी इस्तेसवाब राय होगा पाकिस्तान, पूरे मतलब यूनाइटेड नेशन जब अपनी कमिटमेंट जब भी पूरी करेगी, तो उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने इस्तेसवाब राय का हक को इस्तेमाल करेंगे और डिसीजन करेंगे कि मतलब हमने इधर पाकिस्तान और इंडिया का जो 2 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा
सिनेरियो नहीं है कि खुदा न खास्ता कभी भी ऐसा मंजरनामा आए जब यूनाइटेड नेशंस की उस रेजोल्यूशन की तरफ जाएं तो यहाँ पे कोई ऐसी तहरीक चल रही हो जो कोई ऐसा माहौल कभी भी नहीं हो सकता। गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुहिब वतन हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास इस वक्त आपकी जो डिफेंस लाइन है पाकिस्तान की, उसके अंदर हमारी कुर्बानियाँ हैं। मतलब आप बलूचिस्तान के अंदर बॉर्डर्स को देख लें, फाटा के अंदर बॉर्डर्स को देख लें, पाकिस्तान के डिफेंस को देख लें। मतलब पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का जवान सा इस वक्त मतलब फ्रंट लाइन के ऊपर है। आपके वो मुश्किल जो महाज हैं जितने भी हैं, उनमें गिलगित बल्तिस्तान का डिफेंस के ऊपर हमने हमेशा पाकिस्तान का दिफा किया है। हमारे पास टाइटल्स हैं, मतलब शोधा हैं हमारे पास। हमारे जिस गाँव में आप जाएंगे आपको पाकिस्तान के दिफा में शहीद नज़र आएंगे, उनके झंडे नज़र आएंगे, उनकी कब्रें नज़र आएंगी माशाल्लाह। तो हमने पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत कुर्बानी की। चलें, एक बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं, जश्न होगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में जब ये सूबे का दर्जा हासिल करेगा। अब एक और चीज़ भी है, पाकिस्तान में जब खुशहाली की बात होती है, पाकिस्तान में सियाहत की बात होती है, मौजूदा हुकूमत के इमरान खान साहब के बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमली तौर पर शायद उसी वक्त देखी जा सकेगी जब सूबे का दर्जा मिल जाएगा। खास तौर पे सीपैक को किस तरह का बूस्ट मिलेगा जब सूबे का दर्जा मिल जाएगा गिलगित बल्तिस्तान को? गिलगित बल्तिस्तान को वैसे अदरवाइज भी आप देख लें तो मतलब ये मतलब लैंड ऑफ पोटेंशियल्स है। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं वो शायद दुनिया के किसी कोने में हैं। और हम अपने पोटेंशियल्स के ऊपर हम जब बात करते हैं या पोटेंशियल्स के ऊपर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम गिलगित बल्तिस्तान को इकानमी ऑफ पाकिस्तान समझते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान का सर है और पाकिस्तान को सैराब करना, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को मीट करना या पाकिस्तान को दुनिया के साथ लिंक देना, ये सारा का सारा गिलगित बल्तिस्तान कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है, आज 18 रुपये का यूनिट है, हम शायद 2 रुपये का यूनिट बना के पाकिस्तान को दें और जितनी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की शायद आज 25,000 मेगावाट है तो हम 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल रखते हैं। बात ये है कि आपके जो पोटेंशियल्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ लाने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, क़यादत चाहिए। चूँकि ये इशू भी माफियाज़ के अंदर फंसा हुआ है, तो इमरान खान साहब माफियाज़ के ख़िलाफ़ तो बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं करते। माफियाज के साथ चल रहे हैं, माफियाज के मफादात के लिए काम करते हैं। अच्छा चलिए, मैं चाह रहा हूं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज हैं, अब जो आबादी है गिलगित बल्तिस्तान की 15 लाख के करीब आबादी है, मसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, हेल्थ के हैं, तालीम के हैं, वो सियाहत की जो बात होती है, आप गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हों, आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे वॉशरूम्स फैमिलीज़ के लिए वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाके नज़र आते हैं। तो बुनियादी चीज़ें जो होनी चाहिए आपके ख्याल में वो भी, उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा जब सूबे का दर्जा मिल जाएगा, या इतना बड़ा जो पैकेज इमरान खान साहब ने उसका ऐलान किया है, मैं तो अब क्या उस कराची वाले पैकेज के बाद गिलगित बल्तिस्तान वाले पैकेज का फिगर लूँ, 390 अरब रुपए या 370 अरब रुपए, ये जो अमाउंट है ये आपको खर्च होता दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ी सी आबादी की हद तक इसको करेक्शन ले लें थोड़ी सी। 15 लाख आबादी हमारी मतलब यहाँ पे आबाद है, 10 लाख आबादी हमारी पाकिस्तान के अंदर है, उनको इंक्लूसिव आबादी ली जाती है। ठीक है, तो हमारी 25 लाख की आबादी है। बाकी पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर सेटल हैं, वो भी GBNs हैं, गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स हैं। तो अदरवाइज दूसरे आपका जो सवाल का हिस्सा है उस पर हम आ जाएंगे तो ऐलानात बहुत सारे होते हैं। जिस तरह साबिका हुकूमतों ने किया, इसी तरह इस मौजूदा हुकूमत ने भी किया। आपका अपना विज़िट है, आपने गिलगित बल्तिस्तान देखा होगा। यहाँ पे जो बजट है गिलगित बल्तिस्तान का, जो मतलब बजट की कैपेसिटी है, वो शायद एक डिस्ट्रिक्ट की भी नहीं हो जो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स के बजट की लोकेशन है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप बजट को नहीं बढ़ाएंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बनाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपकी ब्यूटी बनेगी। आपको नेचर को भी प्रिजर्व करना है, आपके कल्चर को भी प्रिजर्व करना है। हम यही समझते हैं कि हमारे जो अपना जो कल्चर है उसी के अंदर ही हमारी कंस्ट्रक्शंस हों, उसी के अंदर कोर्ट्स बने, उसी को प्रिजर्व करें। ये एक यूनिक कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान का। इसको सीमेंट और गारे में ले जाके ख़राब करने की बजाय इसको ओरिजिनल शेप में इसको डेवलप किया जाए ताकि दुनिया अट्रैक्ट हो सके।
तो उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। सियाहत के ऊपर बात करना बड़ा आसान होता है, उसके ऊपर तकरीर करना बड़ा आसान होता है, सियाहत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो इमरान खान साहब का अभी तक सियाहत के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, हम जब गिलगित बल्तिस्तान को सोचते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हुए, तो उसके जहन में खूबसूरत वादियाँ, आबशारें, बेहतरीन मौसम वो नज़र आता है, और फिर ख्याल ये आता है कि ये चाइना के साथ कनेक्टेड है। तो एक वक्त आएगा जब चाइना से आना जाना बहुत आसान होगा, ट्रेड हो सकेगी, और सी पैक वाले रास्ते के थ्रू ट्रेड होगा। आपको क्या नज़र आता है, कितना वक्त इस सारी चीज़ के अंदर लगेगा? सर, किसी भी कौम को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मैक्सिमम 10 साल चाहिए होते हैं या 5 साल चाहिए होते हैं। अगर आप आज से शुरू करते हैं कि अपने मुल्क को इन प्रोग्रेस करें, उनको तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए, तो आपको फोकस करना होता है, अपना एजेंडा बनाना होता है, उस एजेंडे के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो फिर जाके नतीजे आते हैं। बदकिस्मती है हमारे साथ पाकिस्तान वर्क का यही मसला है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती। मतलब एक गवर्नमेंट आ गई, उसने अपनी पॉलिसी तरजीहात तय की, अगली हुकूमत आ गई, उसने दूसरी तरजीहात तय की, तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुश्किलात उधर भी हम फेस कर रहे हैं, इधर भी फेस कर रहे हैं। एक मुल्क है ये, कोई अजीब लोग नहीं हैं या कोई अजीब से की सिचुएशन नहीं है। उस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके असरात यहाँ पर भी हैं। इतना सारा पोटेंशियल होने के बावजूद, मतलब आपको एक एज बनी है, फ़र्ज़ करें कराकोरम हाईवे बनी है 2007-8-9 में जाके मुकम्मल हुई पीपल्स पार्टी के दौर में। अब मैं इस एक एज की अपग्रेडेशन की वजह से और इसकी मतलब इसको अच्छे सा ट्रैक बनाने की वजह से, मतलब 10 लाख 12 लाख का लोकल जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो सालाना गिलगित बल्तिस्तान ईजिली आ सकता है और जा सकता है जी। तो इसी तरह फिर आपकी फ़्लाइट्स की सर्टेनिटी होनी चाहिए। फ़्लाइट्स को मतलब आपने ऑपरेट करना है तो मतलब उसको ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होगी। उनके ऊपर जब तक इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के सफ़र को सर्टेन करना है, उसमें सर्टेनिटी लेके आनी है, तो गिलगित बल्तिस्तान ने बूस्टअप होना है। तो अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज़ के ऊपर हम अनसर्टेन हैं, मतलब सफ़र अनसर्टेन है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स टूरिज़्म के हवाले से उठाए। जब तक ये 2 मोटे स्टेप्स नहीं होंगे तब तक बूस्ट नहीं हो सकता। अच्छा, गवर्नेंस मैनेजमेंट के हवाले से जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसको आप कितना रैंक करते हैं? A+, करप्शन, गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, इसके हवाले से शोहरत अच्छी है पीटीआई की गवर्नमेंट की यहाँ पर? सर, पीटीआई का जो गवर्नमेंट जो पिछले तकरीबन 2018 से अब तक हमने जो नज़र आई है, वो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के ऊपर उनकी हुकूमत चलती है। तो उनकी मीडिया की टीम शायद बहुत अच्छी है, उनके बयानिए शायद अच्छे हैं, वो हर एक को मतलब गालियाँ देंगे और हर एक को मतलब करप्शन, एक डाकू चोरी का इल्ज़ाम लगा के अपना गुजारा कर लेता है, खुद डाकाजनी करता है और आगे से चोरी का इल्ज़ाम लगा के अच्छा बयानिया बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और पूरे पाकिस्तान से मैंडेट को चुराया। और आज मतलब आप कभी भी इमरान खान को 100 साल दे दें, पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती है। उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलाना है, सिस्टम कैसे चलाना है, लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। उसको लोगों के इश्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको अपनी साइकी है, अपनी एक मतलब उसके अप्रोचेस हैं, वो उसके ऊपर वो एक लेक्चरर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर कभी नहीं हो सकता। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी उसी तरह से डिलीवर कर रही है जैसे कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक आपने फरमाया है। यहाँ पर अब सीएम साहब बेहतर हैं, सीएम साहब सुबह शाम दोपहर रात काम कर रहे हैं, उनकी काबीना काम कर रही है, और जो इतना बड़ा पैकेज आने वाला है उसकी तैयारी हो रही है। 370 अरब रुपए का पैकेज। बल्तिस्तान के सीएम साहब ने कभी यूनियन काउंसिल नहीं देखी, कभी यूनियन काउंसिल में जीतने का उसको एहलियत नहीं थी, यूनियन काउंसिल चलाने की भी एहलियत नहीं है उसको। आपने मतलब इलेक्शन भी जिताया, तमाम जो सीनियर मतलब पार्लियामेंटेरियंस थे उनके ऊपर लाके बुज़दार 2 को भी बिठाया। बुज़दार 2? तो बुज़दार 2 से कुछ भी नहीं होगा, उसको सेंस ही नहीं है, उसके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो चीज़ों को समझ ही नहीं सकते, इश्यूज़ को समझ ही नहीं सकते। 9 महीने में 6 महीने जो इस्लामाबाद में स्टेशन हो, वो गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के ऊपर या गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के ऊपर उसकी क्या अप्रोच होगी? सीएम साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं, सीएम साहब इस्लामाबाद में आयशी करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का निज़ाम ब्यूरोक्रेसी के हवाले है। इन बेचारों की जो बुरी हालत है, पिछले 9 महीने से गिलगित बल्तिस्तान के जो सिविल साइड की जो ब्यूरोक्रेसी है
वो तो बेचारे मतलब वो तो इतने मुश्किल में है, कोई मसला हल ही नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, कोई डिपार्टमेंट डिलीवर ही नहीं कर रहा, कोई अदारा काम ही नहीं कर रहा। कैबिनेट मेंबर्स हैं या सीएम साहब अगर इस्लामाबाद में हैं तो कैबिनेट मेंबर्स डिलीवर, उनसे भी आप मुतमईन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से भी मुतमईन नहीं है, सीएम साहब से भी मुतमईन नहीं है। सर आप खुद देखें, हम इधर अपोजिशन के दफ्तर में बैठते हैं तो हम रोज़ाना 500 लोगों को डील करते हैं, किसी वजीर के दफ्तर में 4 लोग जाते नहीं हैं, हम क्या करें? लोगों को एतमाद ही नहीं है ना, इनसे कोई मसला हल होगा, ट्रस्ट नहीं है, लोग जाते नहीं हैं। उनको भी पता है कि ये इंजॉयमेंट के लिए हैं और इंजॉयमेंट हो रही है, आराम से इंटरटेनमेंट है, बस अय्याशी है, सिलसिला चल रहा है। गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर देखें 24 का ऐवान है, 32 की कैबिनेट है, दुनिया के किस कोने में होता है? 32 बंदों को आपने वजीर बनाए, 24 के कुल हमारे 24 हल्के हैं। इसका हुजूम आप देखें, इनका ऑब्जेक्ट देख लें या इनकी पॉलिसीज़ देख लें, इनके टारगेट्स देख लें, ये कोई आवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं? हर जगह में देखो तो कोऑर्डिनेटर्स, मुशीर, वजीर इतने सारे हैं और सब इस्लामाबाद में जाते हैं। मसला ये है कि सब के सब इस्लामाबाद के चक्कर लगाते हैं, इस्लामाबाद इनको यूरोप लगने लगा है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब मैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के गेट पर दाखिल हुआ तो कोई गाड़ी नज़र नहीं आई और मैं इसमें था कि अपोजिशन लीडर साहब से तो बात हो गई थी कि कोई ना कोई हुकूमती मेंबर होगा, उनसे भी बात करेंगे। अपोजिशन लीडर साहब तो मुलाकात हो गई और इंटरव्यू भी चल रहा है, लेकिन हुकूमत का कोई मेंबर भी नहीं और मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। अब क्या इसके पीछे है मामला, कोशिश करेंगे उनके नुमाइंदों को ढूंढने की, उनसे बात करने की, लेकिन अगर ऐवान के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर सूरत हाल अवामी नुमाइंदों की वही है, कनेक्शन पब्लिक से वो साबित होता है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, यहाँ पर सोचा ये जाता है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग होते हैं उनका जहन में ये होता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुआ, गिलगित बल्तिस्तान हुआ, यहाँ पे इंतखाबात का मतलब इंतखाबात जीतने से मुताल्लिक ये कि वफाक के अंदर जो पार्टी होती है वो यहाँ जीतती है। अपोजिशन की पार्टी का जीतना तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके मेंबर के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। और आपने जो है 2 हलकों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में 2 हलकों से कामयाबी हासिल की और इससे पहले शायद ऐसा रिकॉर्ड बना भी नहीं। ऐसी कौन सी आपके पास गिदड़ सिंगी है कि आपने लोगों को मुतमईन किया, समझाया, ये जानते हुए भी लोगों ने आपको वोट दिया कि वफाक में आपकी हुकूमत नहीं है? इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का फजल है। इंसान की बस की बात नहीं है, इंसान नाकिस है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, बस अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि आवाम के साथ रहें, उनके दुख दर्द में साथ रहें, उनके साथ हमेशा उनके अच्छे बुरे में साथ रहें। और पीपल्स पार्टी का करम है, पीपल्स पार्टी ने मतलब हमें फुटपाथ से उठा के आज इस मुकाम पर रखा। आज जो इज़्ज़त मुकाम है ये पीपल्स पार्टी की वजह से भी है, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल है, करम है। इलेक्शन में 2 हलकों का जीतना कोई सोच भी नहीं सकता था। और दूसरी बात यह है कि जिस हल्के से मैं इलेक्शन मतलब जाके इलेक्शन लड़ा, शायद मैंने कंपेन भी नहीं की, मैं एक दफ़ा भी नहीं गया उस हल्के में। तो मैं नगर के कौम का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी कंपेन के बगैर उन्होंने मुझे वहाँ से इलेक्शन भी जिता के नुमाइंदगी दी है। और ये मेरे पास टाइटल है, नगर के कौम का हमेशा रहता है। गिलगित का जो मेरा आबाई हल्का है, जहाँ से मैं हमेशा इलेक्शन लड़ता हूँ, इलेक्शन में हार जीत भी होती रहती है, लेकिन उस हल्के के लोग जहाँ पे मैंने कंपेन किए बगैर मुझे दिया, तो ये बहरहाल उनका करम है, अल्लाह पाक का करम है, फजल है। बाकी इंसान की कोई हैसियत नहीं है सर, हम नाकिस लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हुकूमती मेंबर्स से, किसी वजीर से पूछेंगे कि पीटीआई का जो मंशूर है वो किस हद तक उस पर अमल दरामद हो गया है और इमरान खान कौन सा ऐसा प्लान लेकर आ रहे हैं जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मुस्तकबिल तब्दील हो जाएगा। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने जा रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट को यह एजाज़ हासिल हो रहा है। हम वफाक के अंदर 2 भारी भरकम वज़ीरों को देखते हैं, असद उमर साहब जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मामला को देख रहे होते हैं, फवाद चौधरी साहब जो इतलात के मामला को देख रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने ये दोनों महकमे गिलगित बल्तिस्तान में जिस शख्सियत को दिए हैं वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, एक बड़ी तब्दीली आ रही है
तब्दीली तो इंसाफ गवर्नमेंट लेकर आ गई है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो गया, काबीना में ड्राफ्ट आ गया, आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। आपको बुनियादी तौर पर कितना बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, कितना बड़ा फ़र्क पैदा हो जाएगा गिलगित बल्तिस्तान में जब पाकिस्तान का ये 5वां सूबा बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, आपका शुक्रिया, आपके टेलीविज़न का आप गिलगित बल्तिस्तान आए और यहाँ के अवाम की तर्जुमानी आप अपने चैनल के ज़रिए, अपनी आँख के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं। तो देखें, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का एक देरीना मुतालबा कि ये कौमी धारे में बाज़ाब्ता तौर पे शामिल हों, क्योंकि डे फर्स्ट जो 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन है, उससे लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा, नौजवान, बूढ़ा सब पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र भी करता है। कुछ हिस्ट्री इस किस्म की है कि ये इलाका डोगरा से आज़ाद कराया गया, हमारे ही आबा व अजदाद की अपनी जद्दोजहद से, जानी माली जितना मतलब स्ट्रगल था आज़ादी के लिए, और डंडों के ज़ोर पे ही तकरीबन ये इलाका आज़ाद हुआ। फिर अनकंडीशनली पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ और उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ एक बात थी, एक मोहब्बत थी, एक अकीदा था। वो अकीदा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस रिश्ते के नाते गिलगित बल्तिस्तान के उस दौर के हमारे एल्डर्स ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। और दूसरी अच्छी और अहम बात ये बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में सेपरेशंस की कोई तहरीकें कभी नहीं रही। हत्ता कि आपके कुछ सूबों में ऐसी चीज़ें हैं। तो आज से 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आए बहैसियत प्राइम मिनिस्टर। 1 नवंबर जो हमारी आज़ादी का दिन है, उन्होंने आके आवाम और नौजवानों की जो एक देरीना मुतालबा है, वो मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म साहब को अभी से नहीं, जब से वो एक क्रिकेट के एक हीरो थे तब से गिलगित बल्तिस्तान से उनका लगाव था, आते रहते थे। तो यहाँ के लोगों की डिमांड का उनको अंदाज़ा था। तो ये उन्होंने, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हमारी पार्टी जो PTI है, और पार्टी की जो लीडरशिप है, उनके साथ बनीगाला में 1-2 मुलाकातों में मैं ख़ुद उसमें मौजूद था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल करूं। तो वो फिर अल्लाह ने उन्हें मौका दिया। फिर वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2 कंसेक्टिवली 1 नवंबर जो हमारी आज़ादी बहुत बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं जी, हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिस तरह 14 अगस्त मनाते हैं उसी तरह 1 नवंबर भी मनाते हैं। तो उन 2 इंडिपेंडेंस डेज़ के ऊपर खान साहब ने ऐलान लिटरली किया कि इंशाल्लाह हम आपको सूबा दे रहे हैं। अब वो इंटरिम एक सूबा होगा, प्रोविजनल प्रोविंस होगा। उसके लिए सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली के जो हम मेंबरान हैं, इसमें गवर्नमेंट, ट्रेजरी बेंच और फिर अपोजिशन के JUI उसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, PMLN शामिल है, एक फिर यहाँ पे नवाज़ खान नाजी साहब हैं, उनकी एक पार्टी है, वो शामिल हैं। ये 4 ये अपोजिशन की जमातें और एक हमारी जो ट्रेजरी बेंच है, उन सब पर मुश्तमिल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई। ठीक है, कमेटी ने अपनी तैयारी की, रिकमेंडेशंस बनाई। फिर कमेटी ने एक रेजोल्यूशन असम्बली में पेश किया 3 महीने पहले, वो यूनानिमसली उसको पास किया गया। फिर चीफ मिनिस्टर साहब उसको लेकर फेडरल गए। वहाँ पे जो एक बड़ी जो कमेटी है जो फेडरल लेवल में बनी हुई है, उसमें हमारी तरफ से मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर और चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान दोनों उस कमेटी का भी हिस्सा हैं। ठीक है, फिर कमेटीज़ ने बहुत इसको डीपली स्टडी किया। इससे पहले भी कुछ रिकमेंडेशंस
बनाई गई थी उनको भी देखा, अपने भी रिकमेंडेशंस उसमें शामिल अब तो फाइनल स्टेज में आ गया, अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ गया है। असेंबली में अभी बिल इंशाल्लाह टेबल होना है। होने के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वोट करेंगे, तो फिर प्रॉपरली इस इलाके को फ़र्क क्या पड़ेगा? सर फ़र्क तो नंबर वन ये है कि हम जिस तरह ग्रांट इन एड पे चलते हैं मुकम्मल तौर पे, गिलगित बल्तिस्तान ग्रांट इन एड पे चलता है, वफाक देता है तो चलता है। 16 अरब रुपए एक साल का हमारा डेवलपमेंट बजट है, फिर 32 अरब रुपए हमारा नॉन डेवलपमेंट था, अब जाके खान साहब ने उसको 45 अरब कर दिया है, बढ़ा दिया है बहुत हद तक। सुबह बन जाता है तो NFC के अवार्ड में गिलगित बल्तिस्तान शामिल होगा। फिर आपका इरसा का इदारा है, उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। ठीक है। कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी होगी, सेनेट में नुमाइंदगी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। यस, वो फिर एक्सटेंड सारी फेडरल चीज़ें हो जाएंगी, सारी फेडरल चीज़ें। फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उसमें बाज़ाब्ता तौर पे नुमाइंदगी होगी। और फिर आप देखें यहाँ टूरिज़म की मद में आपका एक्सपेडिशंस आता है, K2 सर करने के लिए, नांगा पर्वत के लिए आता है। फिर उससे हट के भी बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं जिसका बराह रास्त गिलगित बल्तिस्तान के अपने अकाउंट में वो पैसा नहीं आता, वो फेडरल के पास चला। टूरिज्म जो है वो एक बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा कतराते हैं क्योंकि अनडिक्लेयर्ड स्टेटस है। अब स्टेटस डिक्लेयर हो जाता है, फिर आपका सीपैक है, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये हमारा एक ओपन हो जाएगा। बुंजी डैम है, बुंजी डैम यहाँ से 40-45 किलोमीटर के फासले पे एक मकाम है जहाँ बुंजी डैम बनना है जी। वो रिजर्वायर नहीं है, अलबत्ता डैम है। कोई 7,500 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन उसमें हो सकती है। फिजिबिलिटी सारी हो गई हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इस वक्त इसलिए पॉसिबल नहीं है कि स्टेटस चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये स्पेशल पैकेज इमरान खान साहब ने 370 अरब रुपए का, ये पैसे कब आ जाएंगे? आ गए हैं सर, आ गए हैं पैसे तो नहीं आते इसमें, ये प्रोजेक्ट्स आ गए, प्रोजेक्ट्स आ गए। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है हमारे लीडरशिप की, स्पेशली पूरी टीम अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर, कि खान साहब ने ऐलान किया PM बनने के बाद, इधर आए, इधर गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंटल पैकेज का ऐलान किया, और उस ऐलान से लेके 4 महीने के अंदर अंदर हमारे जितने पाइपलाइन में थे प्रोजेक्ट्स, उसमें स्पेशली एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे। अताबाद लेक में 50 मेगावाट 54 मेगावाट बिजली घर था, शगरथंग में था, फिर आपका गिजर चतराल शंदूर रोड था, फिर और बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, ये उनके फंडिंग आ गई। अस्तोर वैली रोड है, उनकी 4 महीनों में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रेडिट भी हमें जाता है कि 4 महीनों में हमने तमाम PC1 तैयार करवाए और वो PSDP में अप्रूव हो गए सारे, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स फेडरल PSDP के हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। फिर 2-3 इसमें प्रोजेक्ट्स हैं एक्निक के लेवल के, क्योंकि 10 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट एक्निक में जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट है तमाम गिलगित बल्तिस्तान के सारे PSDP और एक्निक से अप्रूव हो चुके हैं। गिजर चतराल शंदूर रोड का टेंडर भी अनाउंस हुआ है, इस महीने के एंड में उसका टेंडर होने जा रहा है। बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ के हो गए हैं, कुछ के हो रहे हैं। अच्छा, एक खान साहब एक बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं कि टूरिज़म और सारी दुनिया को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को यहाँ लाना, बहुत सारे पाकिस्तानीज़ आते भी हैं। जब से PTI की गवर्नमेंट आई है तो बुनियादी कौन कौन सी चीज़ें ग्राउंड पर हैं जिसकी वजह से टूरिज़म प्रमोट हो, या जो लोग सयाह आते हैं उनको सहूलत मुहैया होती है, जैसे कि टॉयलेट्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे गेस्ट हाउसेस, इसके ऊपर कोई प्लान, इसके ऊपर कोई चीज़ हो रही है? बिल्कुल प्लानिंग हो गई है। इसमें हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हंट करके विलेजेस बना रहे हैं। अच्छा, सॉफ्ट लोन्स हम देने जा रहे हैं। ADP में हमने बाकायदा इसके ऊपर एक अच्छी खासी रकम हमने एलोकेट की हुई है।
फिर गिलगित बल्तिस्तान में कुछ 6000 के करीब टोटल गिलगित बल्तिस्तान में होटलिंग इंडस्ट्री के अंदर रूम्स हैं टोटल, जबकि हमारा 15 लाख की आबादी गिलगित बल्तिस्तान की है और जो 4 महीनों का जो सीज़न है टूरिज़म का, उन 4 महीनों में हमारी अपनी जो आबादी है उससे बढ़ के सियाह आते हैं। तो यहाँ अकोमोडेशन का इशू है। अब हमने लोगों को एक तरफ से रोज़गार मिलेगा कि एक बंदा अपने गांव में, जो इसमें गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, उन वादियों के अंदर छोटे कॉटेजेस टाइप के, गेस्ट हाउसेस टाइप के 3, 4, 5 कमरों पर मुश्तमिल एक बंदा एप्लीकेशन जमा करवाएगा बैंक में कि जी लोन ले लेगा, वो लोन लेगा, सॉफ्ट लोन। पहला 1 साल उसको फ्री है, उसके बाद बिल्कुल माइनर लेवल पे उसको इंटरेस्ट उसका होगा। तो ये एक हम करने जा रहे हैं। अच्छा। कि विलेजेस जो हैं वो हम बना रहे हैं, खूबसूरत किस्म का ये प्रोजेक्ट है। फिर आप जब इस्लामाबाद से चल पड़ते हैं, 2 हमारी रोड्स हैं KKH के ऊपर और नारायण कागान। इस पूरी रोड में आपको फैसिलिटीज़ नहीं है, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि वाशरूम्स, रेस्ट एरियाज़, इसके लिए भी टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्कीम हमने लॉन्च की है। अच्छा। वो भी इसी साल इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन की तरफ वो चला जाएगा। और अमन व अमान गिलगित बल्तिस्तान का बरकरार भी है। फिर गिलगित बल्तिस्तान का एक पुलिस डिपार्टमेंट में टूरिज़म पुलिस एक नया मुतारुफ़ करवाया है पूरे KKH के ऊपर। हाँ, मैंने देखा है। वो बड़े मतलब उसके ऊपर केयरिंग के साथ हैं। उनको बाइक्स भी पिछले दिनों उनको हवाले हुई हैं। तो टूरिज़म के लिए गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज़म अगर ये मज़ीद बढ़ता है, इसमें इजाफा होता है, नेशनल से हट के इंटरनेशनल टूरिस्ट इधर आता है, तो जिस तरह स्विट्ज़रलैंड $80 अरब सालाना कमाता है और गिलगित बल्तिस्तान से रकबे के लिहाज से छोटा है, वो पैसे लगा के आर्टिफिशियल बनाया गया है मैक्सिमम। यहाँ पे अल्लाह पाक ने 12 महीनों के 12 मौसम एक अलग अलग मजाज के साथ दिए हुए। तो इसको पहले की जो हुकूमतें आई हैं उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं था। अब खान साहब की प्रायोरिटी में शामिल है। हम उम्मीद रखते हैं कि अपने दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का टूरिज़म का हब बना के, खान साहब ने अपने लास्ट टाइम स्पीच में कहा था कि एक दिन ऐसा आए, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जो मरकज़ है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो गिलगित बल्तिस्तान से लोन मांगे कि यार हमें लोन चाहिए। इतनी खुशहाली हो, इतना पैसा टूरिज़म की मत में आए। मेरा जो बुनियादी सवाल है कि वो CPEC और सूबे का दर्जा, वफाक के साथ कनेक्शन, तो एक बूस्ट आएगा इकॉनमी का, और वो किस हद तक टारगेट आपकी तैयारी है? चूँकि आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के भी वज़ीर हैं, और जब सूबे का दर्जा मिल जाएगा तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी। तैयारी हमारी है। मेरी एक तैयारी के हवाले से मैं आपको बताऊँ, बाकी के जो सूबे हैं उन सूबों से इस दफ़ा जो GB डेवलपमेंटल जो पैकेज जो अनाउंस हुआ, हमारा हर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ है। हमारे पास कैपेसिटी भी है। बाकी सूबों के बड़े प्रोजेक्ट्स मतलब PC1 ठीक नहीं थे तो रिजेक्ट भी हुए। अच्छा। तो ये है कि कॉम्पिटेंसी भी है और तैयारी भी हमारी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने के बाद चाइना CPEC के इस पूरे प्रोसेस को लेके पहली दफ़ा एक प्रोजेक्ट जो रिजर चतराल रोड है वो PTI की गवर्नमेंट ने CPEC का हिस्सा बनाया है। अच्छा। इससे पहले कोई हिस्सा नहीं था। CPEC यहाँ से शुरू होता है, हेड है, ग्वादर उसका टेल है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में कोई प्रोजेक्ट शामिल नहीं था। अब शामिल उसमें लिस्ट में ही नहीं था। अब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भी जगह देखी गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी गिलगित बल्तिस्तान में हो सकता है 2 बन जाए, 1 तो एटलीस्ट बनने जा रहा है। इस पर भी डिसाइड हुआ है। तो इंशाल्लाह होप कि गिलगित बल्तिस्तान इसलिए पाकिस्तान की रियासत के लिए ये खित्ता, ये इलाका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपका मुस्तकबिल इससे जुड़ा है, आपके पूरे मुल्क का। पानी यहाँ से जो ग्लेशियर्स आपका पिघलता है, फिर आपके 2-3 सूबों को वो सैराब करता है। फिर उसके अलावा यहाँ से आप पोटेंशियल है बड़े डैम्स आप बनाएं
आप बिजली इसको आप दूसरे ममालिक को आप सेल आउट कर सकते हैं। तो इसको मतलब इंटरेस्ट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आप कह रहे हैं विल कि इंशाल्लाह तैयारी पक्की है, तैयारी हमारी अच्छी है। सूबा जैसे ही बनेगा आप पूरे पाकिस्तान को और अंदाज से डील भी करेंगे और चाइना के साथ भी और अंदाज से डील करेंगे और खुशहाली, तरक्की और सियाहत के मैदान में भी आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान बहुत जल्द बनने जा रहा है, जिसके बाद बहुत सारी आज़ादियाँ हासिल होंगी गिलगित बल्तिस्तान को, जैसा कि सूबाई वज़ीर प्लानिंग डेवलपमेंट उन्होंने भी बताया। और यहाँ के लोगों को भी बहुत उम्मीद है, बहुत इंतज़ार है कि सूबे का दर्जा मिले ताकि तेज़ी से गिलगित बल्तिस्तान आगे दौड़े और पंजाब और सिंध से आगे निकल जाए। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।